हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हम 2014 का जैन का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। 2014 का पेपर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है 2014 और जैन का जो ये एग्ज़ाम है जून का, और इसे पेपर 2 को हम डिस्कस करेंगे आज। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं और हमारे पास जो एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन करने का जो वक्त है वो भी वैसे ही सिमटता जा रहा है। जितनी जल्दी अप्लाई कर सकते हो कर लीजिए, और साथ में जो है वो अपनी तैयारियों को थोड़ी और धार देने की ज़रूरत है आप सबको। और साथ ही साथ जो है ये एग्ज़ाम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो आगे आप क्या करने वाले हैं उसकी पूरी की पूरी जो है वो एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार होता है और रोड मैप तैयार होता है। आज हम ज़्यादा बातचीत तो वैसे भी नहीं करते हैं, आज भी नहीं करेंगे। सीधे शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। क्या बोल रहा है कि जाली प्रकार की जो उत्खनन पद्धति है, ये किसने जो है वो इंट्रोड्यूस करी थी, या फिर आविष्कारक कौन थे, किन्होंने प्रयोग किया? तो R.E.M. व्हीलर जो है, इन्होंने जाली प्रकार की जो उत्खनन पद्धति है इसको इंट्रोड्यूस किया था। सेकंड है हमारे पास, सेकंड का क्या बोला गया है? सेकंड के लिए जो है सवाल है कि स्तर विन्यास का सिद्धांत जो है वो किसके साथ जो है वो मैच करता है? तो वो मैच करता है आपका थॉमस जेफरसन के साथ मैच करता है। रेडियो कार्बन पर जो तिथि निर्धारित करते हैं हम लोग, जो निर्धारित करते हैं, ये पद्धति को जो है वो इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? तो ये F.W. लीवी जो है, इनका संबंध इससे है। त्रिआयामी मापन पद्धति क्या है? तो त्रिआयामी मापन पद्धति जो है वो पिट रिवर्स के द्वारा जो है ये हमारे यहाँ पे मैच होती हुई हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या बन जाता है? 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 और 1 यहाँ पे ऑप्शन बी के अंदर है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद कर रहता था? तो इसके लिए जो है हम बहुत बार डिस्कस कर भी चुके हैं, और आगे भी जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो कश्मीर है ना, यहाँ पर जो है जब हम लोग बात करते हैं इसकी न्यूलिथिक एज की, तो उसमें क्या हम देखते हैं कि वहाँ पे ना बुर्ज होम नाम की एक जगह है, वहाँ पे लोग जो है वो गर्तावास में रहते थे। तो ऐसी एक साइट जो है हमें वहाँ देखने को मिली है। ठीक है, अब हम लोग जो है वो थोड़ी सी जो है साइट्स इनके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे ब्लैंक पेज नहीं मिलता है, तो इसके ऊपर जो है हम एक छोटा सा प्रयास करें मैप बनाने का। अब ये है कश्मीर, और यहाँ पे ये बुर्ज होम जगह है जहाँ पे न्यूलिथिक एज या फिर जो है ये हमें कौन से जो है नवपाषाण कालीन जो है मानव बस्ती देखने को मिलती है, और वो गर्तावास में रहते थे। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पे ये है आपका मेहरगढ़ से जो है आपको अनाज के साक्ष्य पहली बार मिले, सबसे पुराने साक्ष्य मिले लौरा देव को अगर हम छोड़ दें, है ना। तो उसके अलावा जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। इधर छोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ इमाम गांव नाम की एक बस्ती है, जहाँ पे हमें जो है वो कुछ ऐसे नवपाषाण कालीन जो बस्तियाँ मिली है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। उसके अलावा अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर जो है एक न्यूलिथिक साइट है, इसको बोलते हैं पय्यमल्ली जो है ये साइट यहाँ पे पाई जाती है, और ये भी नवपाषाण काल से रिलेटेड है। यहीं पर जो है फिर एक मेगालिथिक काल की भी साइट पाई जाती है, उसको हम ब्रह्मगिरी बोलते हैं। न्यूलिथिक तो थोड़ा सा नीचे है ये मेगालिथिक, तो इसको हम ब्रह्मगिरी बोलते हैं। ब्रह्मगिरी साइट जो है, ब्रह्मगिरी साइट ये भी हमें मेगालिथिक है, पर ये हमें यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे तो यहाँ पे दाउजली नाम की जो एक जो है न्यूलिथिक साइट आपको देखने को मिलती है, मतलब नवपाषाण कालीन साइट जो है वो देखने को मिलती है।
बिहार में वापस आ जाओ, बिहार में क्या देखने को मिलता है आपको, तो यहाँ पे चिरान जो है जगह देखने को मिलती है, जहाँ पे ये नवपाषाणी कालीन जो स्थल है ये है, वहाँ पे साइट है। फिर जो है यूपी के अंदर कोल्डी हवा है और महागरा है। फिर जो है आप लौरा देव जैसी साइट देखते हैं। कोल्डी हवा और महागरा जो ये दोनों जो है ये न्यूलिथिक साइट्स है, जो जिसको हम बोलते हैं नवपाषाण कालीन साइट है ना। तो इस तरीके से मैप से भी कोशिश करो कि आप जो है जगहों को लोकेट करो, ताकि जो है आपको दिक्कत ना आए क्या करने में, समझने में, और उस समय जो है वो मैच करने में। वैसे ही एक चीज जो है हमें क्या देखने को मिलती है जब हम यूपीएससी का पेपर देते हैं या फिर एचपीवीएससी का पेपर देते हैं, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे हमें साइट्स दी जाती हैं और हमें उनके स्थान जो है वो ढूंढने होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी जो है इस तरीके से मैप से अगर आप करोगे तो आपके लिए काफ़ी मददगार जो है वो ये होने वाला है, साबित होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, तांबा और जैसे कुछ एक चीज़ें दे रखी है, उनका हमें जो है वो स्थान के साथ उनको मैच करना है। तो यहाँ तांबे का जो मैच है, आपको पता है तांबा जो है वो राजस्थान के साथ मैच होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा मिलता। शंख का जो संबंध है ना, ये घरेलू जो शंख जो है ये कच्छ क्षेत्र के अंदर मिलता है, जहाँ पानी शंख ठीक है सीपियों से निकलता है, कुछ ऐसा माना जाता है। लाजवर्द की जो बात है वो आपको पता है कि हम बाहर से खरीदते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे है ना, ये खरीदते अफगानिस्तान से ही। सोने का संबंध जो है वो दक्कन से है, दक्कन मतलब साउथ इंडिया से है। आपको पता है कर्नाटका के अंदर भी हमारी अभी जो है वो आपने वो देखी है, क्या नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, रॉकी जिसमें जो होता है, और खैर मूवी का नाम भूल गया मैं, जैसे याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आपको याद आए तो बताओ। ये डी ऑप्शन है ठीक है, और इसका जो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी के साथ जो है आप क्या देख रहे हैं कि ये युद्ध के निम्नलिखित शास्त्रों में कौन शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में जो अप्राप्य है वो है 2, 3 और 4। कौन कौन से? 2, 3 और 4, मतलब तलवार, ढाल और शीर त्राण जो है वो प्रचलित थे, पर धनुष और तीर के कहीं साक्ष्य हमें जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये अप्राप्य थे। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास। और सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिली है, वहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जाता है यूजीसी के द्वारा, एनटीए के द्वारा, तो इसके ऊपर भी आपका ध्यान रहना चाहिए। निम्नलिखित पुरोहितों में कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता है? तो यज्ञ के संपादन का जो निरीक्षण करता है वो होता है आपका ब्रह्मा, ठीक है। और ये होता उद्गाता, अर्धव्यू, ये आपको मुझे बताना है। ये वेद से रिलेटेड जो है वो ब्राह्मण है, जो आपके हैं, जो पूजा करवाने वाले होते थे वो हैं। और इन्हीं के बारे में जो है आपने अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। और ये आपके लिए जो है असाइनमेंट है आपका। मैं बता दूंगा, जैसे होत्री बता दूंगा, उद्गाता बता दूंगा। तो ये 4 वेद हैं, 4 जो है इनके जो पूजा करवाने वाले होते थे, ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। इनके बारे में फिर जो है आपके लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा वैसे फ्रूटफुल नहीं होगा। तो आप ढूंढ करके जो है हो सके तो मुझे भी बताओ। इनके जो है आंसर ढूंढने हैं, इसको मैंने जानबूझकर छोड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो स्रोत सूत्र का जो संबंध है ना, ये ऊपर जो मैं बता रहा हूँ ये तो आपको नॉर्मल जनरल नॉलेज की बुक्स में भी मिल जाएगा, लूसेंट, आर्यंत और इन सब चीज़ों में भी। और आप तो मास्टर करके बैठे हैं तो आई होप कि आपको पता होंगी ये चीज़ें। स्रोत सूत्र का जो संबंध है ना, स्रोत सूत्र का संबंध है बलि संबंधी नियम जो है स्रोत सूत्र के अंदर दिए गए हैं। ग्रह सूत्र के अंदर जो है इसमें क्या दिया गया है, इसमें घरेलू अधिकार से रिलेटेड जो है, ग्रह मतलब घर से घरेलू, तो ये आप जो है वो ऑटोमेटिकली तुक्का भी लगा सकते हैं। धर्म सूत्र क्या लिखा होगा, धर्म के बारे में लिखा होगा, विधि होगी, तो ये भी आप लगा सकते हैं। और शुल्भ सूत्र के अंदर जो है इकलौता बचता, तो यज्ञ वेदी की जो है वो मापना की हम बात कर सकते हैं। और इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ना बिल्कुल जनरल नॉलेज, अगर आपका अपना दिमाग सही है, कायदे से काम कर रहा है, तो आप आराम से आंसर लगा सकते हैं। समझ में आई बात?
क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जब हम आते हैं तो बोलते हैं कि सूर्य सिद्धांत, पुद्गल, होराशास्त्र, एरिटाइन, मृदभांड, इनके जो संबंध हमें बताना है। तो सूर्य सिद्धांत जो है आपको पता है आर्यभट्ट ने दिया था। पुद्गल का संबंध किससे है? तो पुद्गल का जो संबंध है वो जैन से है, ठीक है। होराशास्त्र का संबंध जो है ये है आपका यूनानी, और एरिटाइन, मृदभांड जो है आपको पता है कि रोम से इनका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाता है। आपको पता है कि आपकी जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसमें से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के फ्रेम किए जा सकते हैं या फिर आगे होते हुए हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या पूछा गया है कि लक्षणाध्यक्ष, मैंने कहा था कि जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुप्त काल, और गुप्त काल से पहले मौर्य काल, और मौर्य काल के बाद जो है जब आप अशोक मौर्य काल में आते हैं, है ना, उसके बाद जो है आप जैसे मुगल काल में आते हैं। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ये टर्मिनोलॉजी याद करनी है, जहां पे लक्षणाध्यक्ष का जो मतलब है, लक्षणाध्यक्ष यहाँ पे टकसाल विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता है। तो पहला तो सही सुमेलित हुआ, ठीक है। बात आई दूसरे की सीताध्यक्ष, मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, मुझे याद है। सीताध्यक्ष का जो संबंध है वो कृषि विभाग का अध्यक्ष जो है इसको कहा जाता है। पौतवाध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो पौतवाध्यक्ष जो है उसका संबंध है मावतौल से, ये लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था। पण्याध्यक्ष जो है ये वाणिज्य विभाग वगैरह से संबंधित होता था, तो उसका अध्यक्ष होता था। तो इस तरीके से जो है हमारा जो क्वेश्चन आंसर है इसका ऑप्शन बी हो जाता है। 1, 3, 4 और 2 जो है इसका आंसर सही आंसर बैठता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है? तो अशोक ने जो है ये उल्लेख किया आपका शैवाजगढ़ी राजाज्ञा के अंदर जो है वो ये हमें देखने को मिलता है। किसके बारे में? कलिंग युद्ध के बारे में जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। और जो ये रोमनदेही स्तंभ अभिलेख है सी जो है ये आपका कहाँ पाया जाता है? ये कर से रिलेटेड है। लुम्बिनी की जब यात्रा करी थी महाराज जो अशोक थे उन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने जो है जो कर था वो 1/4 से 1/8 कर दिया, मतलब कम कर दिया था, मतलब मात्र का कर दिया था। और वहाँ पे जो है इन्होंने ये नेपाल के बॉर्डर के पास जो है हमें देखने को मिलता है, नेपाल पर, ठीक है। अब जो है इसकी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। मैंने तो कहा है कि आपको अशोक के सारे जो है लेखों के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन बी में दे रखा है धौली शिलालेख। तो धौली शिलालेख जो है ये शांति स्तूप है, धौली शांति स्तूप, ठीक है। और ये उड़ीसा के अंदर है, दया नदी के तट पर है। और कलिंग युद्ध की जो है के बाद जब हृदय परिवर्तन होता है अशोक का, उसके बारे में हमें ये जो है जानकारी देता है। तो इसके बारे में जो है जानकारी होगी। गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है जौगढ़ शिलालेख है, ये जो है गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, अशोक का ही शिलालेख है ये भी। तो ये मतलब जो है जब आपके पास आता है तो आपको सारे पता होने चाहिए। जो इजी है वो मैं नहीं करवाता हूँ, जो टफ है उनका तो है मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। तो पर कुछ हिस्से जो है आपके हिस्से में भी आना चाहिए। और एक बात और होती है दोस्तों कि खुद के मरे बिना ना स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर स्वर्ग का सुख भोगना है ना भाई, तो कुछ तो खुद तो मरना पड़ेगा, तभी हम स्वर्ग का सुख जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो है अगर हमें जो है JRF और PhD का सुख भोगना है या फिर जो है अपनी पूरी उम्र मज़े में काटनी है, तो ज़रूरी है कि हम अपने हिस्से की मेहनत जो है वो करनी भी पड़ेगी। हम सिर्फ रास्ता बता सकते हैं या फिर मैं या कोई और जो जिसको भी आप फॉलो करते हैं। बाकी ये कहावत जो है हमारे पुरखों की तो मतलब सबके ऊपर लागू होती ही है। निम्नलिखित शासकों में कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? तो आपको पता है कि ये पुलुवामी फोर्ट जो था ये इसका जो है अंतिम शासक था। स्थापना किसने करी थी और कौन कौन से जो है वो महत्वपूर्ण शासक थे? किसने जो है वो चालुक्यों के साथ युद्ध किया? और मतलब ये पूरी व्यवस्था, सोने के सिक्के चलाए, आपको पता है कि इन लोगों ने जहाज वाले सिक्के चलाए थे। और आपको ये भी जानकारी उनके पहले शीशे के सिक्के भी इन्होंने
इन्होंने चलाए थे। मतलब ये सारी छोटी छोटी ना इन्फॉर्मेशन आपके जो है वो टिप्स पर होनी चाहिए, जिससे क्या फर्क होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आया ना आपका टाइम बचता है, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों के जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए रह जाते हैं, उनको आ रहे होते हैं पर दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता है। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? तो पाई जो मैथमेटिक्स में आज यूज करते हैं हम लोग, पाई की जो गणना करी थी जिसने जो है बहुत अच्छे से, वो थे आपके आर्यभट्ट जी। और उन्होंने जो है वो आर्यभट्ट ने ये गणना करी थी। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो आर्यभट्ट थे या फिर जो है आर्यभट्ट को तो हमने कर लिया। अब 12 मीर की जो है चर्चा करते हैं। इनकी 3 बुक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, हमें देखने को मिलती है। तो बृहद जात संहिता जो है, बृहद जातक संहिता, जो बृहद जातक है, बृहद जातक होगी एक, बृहद जात संहिता, बृहद संहिता हो गई, पंच सिद्धांतिका हो गई। कौन कौन सी? बृहद जातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, 3 बुक्स जो है ये बारामीर की है। मैथमेटिशियन थी, आपको पता है, इन्होंने जो है ज्योतिष के ऊपर भी शास्त्र लिखे। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मगुप्त की, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ब्रह्मगुप्त के भी 2 बुक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मगुप्त ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत की बात करते हैं, और खंड खाद्य की जो है वो बात, जो खंड खाद्य की जो है वो ये बात करते हैं। तो इसके 2 महत्वपूर्ण बुक्स मैंने आपको बताया, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य जो है ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, निम्नलिखित क्षेत्रों में किस क्षेत्र पर चंद्रगुप्त प्रथम का शासन नहीं रहा है? तो वो नहीं रहा है आपका वैशाली के ऊपर नहीं रहा है भाई साहब। तो आपको वैशाली जो है टिक करना है। और जो इसके अलावा मगध में तो उनका था ही है ना, साकेत प्रयाग यहाँ पे तो था। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 देखना है कि उसमें क्या बोला है, भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस जो है वो आया था? तो वो आया था गोंडोफर्निस के कार्यकाल के दौरान आया था, ठीक है। और ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाता है। कन्फ्यूशियस आपको पता है कि किस धर्म से जो है, कनिष्क के जो है वो ये पुरखे थे। और जो मैंने अभी कन्फ्यूशियस के बारे में बताया था कि उन्होंने सोने के सिक्के चालू किए थे ना। तो इस तरीके से जो है आपको ना रिमाइंडर करते हुए चलना है। जहांगीर ने एक चेन लगाई थी, जो जहांगीर की पत्नी थी उसने एक जुंटा ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया था। और जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मदिरा पान करने लगे थे। और इसके अलावा इनकी जो है वो चित्रकारी में बहुत रुचि थी। मतलब इस तरीके, और इन्होंने क्या किया था, ये शेखू बाबा या सलीम चिश्ती जो है उनके नाम पे इनका नाम सलीम पड़ा था। ये छोटी छोटी बातें जो है आपको ध्यान में जो है रखनी है और आपको आनी चाहिए, जिससे आपको जो है वो मतलब एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलती है। अगर आपका प्लॉट बना हो ना तो आप कोई भी इमारत खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए फाउंडेशन को थोड़ा सा जो है वो ढंग से बनाना है। और आपको पता हो कि बिना फाउंडेशन के भी हमारे भारत में एक मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर जो है आपका साउथ में जा कर के, वो बिना फाउंडेशन के है। तो या तो फिर उस तरीके की व्यवस्था हो आपके पास कि कोई भी भूकंप आपको ना हिला पाए, है ना। खैर वो अलग बात है। चलो वापिस आते हैं, विषयांतर हो रहा था। 14 पे आते हैं। तो 14 में क्या बोला गया है कि इसको कालानुक्रम में लगाना हम लोगों ने पूरे स्थलों को। तो इसका जो पहले सांची, फिर अमरावती, फिर नागार्जुनीकोंड और नालंदा, ये तो हमें यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी है जो इसका सही आंसर है। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? तो मौर्य काल में जो आपको पता है प्रादेशिक था, रजुक था, युक्त था। आपने इन सब का वर्णन कहाँ देखा है? एडमिनिस्ट्रेशन में तो देखा ही देखा है। आप जब जो है अशोक के जो शिलालेख है उनको पढ़ते हैं तो उसमें भी आपको इनका वर्णन देखने को मिलता है कि हर 4-5 साल के बाद इनको विजिट करना पड़ता था। कुछ जिलाधिकारी जैसी जो है वो ये इनकी जो है राज्यों की व्यवस्था रहती थी। तो राजस्व न्याय से रिलेटेड था ये मौर्य साम्राज्य में, है ना। युक्ता भी था, प्रादेशिक भी था। अब आपको एक ही गड़बड़ लग रही है, वो लग रही है नायक की व्यवस्था। तो नायक कहाँ आप देखते हैं, जब आप विजयनगर साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं ना तो आपको जो है वो नायक की चर्चा पहली बार जो है ये देखने को मिल रही दक्षिण भारत में। तो ये सेना के नायक होते थे, इनको जो है वो कुछ सेना इनके पास होती थी। और ये जो है आपको कुछ इनके विद्रोह भी देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो कितना इजी है, मतलब ऐसे हलवा, है ना। और थोड़ी सी हमारी ना स्लैंग की दिक्कत होती है।
जैसे कुछ बोला और सामने वाले, जैसे यूपी की स्लैंग अलग है और हरियाणा की अलग है, बिहार की टोटली डिफरेंट है, ठीक है, तो हलवे का हलवा भी बन जाता है, ठीक है। अब जो है वापिस आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। 16 में क्या बोला गया है कि तर्क दिया गया और अभिकथन दिया गया हमारे पास, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। तो ये तुर्क स्थापना के साथ ये बिल्कुल सही बैठता है। आपको पता है कि जब जो है तुर्क जो है भारत में आते हैं तो उसके पश्चात जो है हमें यात्रा वृत्तांत वगैरह ये और सारी चीज़ें देखने को मिलने लगती है धीरे धीरे। तो इतिहास लेखन की कला जो है वो स्थापित हो गई थी, क्योंकि सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ था। ये भी सही है, परंतु इसकी जो है आपस में क्योंकि लगा के ये व्यवस्था सही नहीं बैठ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, कि आर और ए दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगतराश समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम हैं, तो वो उत्तम है आपके ये कहा था अमीर खुसरो जी ने। तो अमीर खुसरो के बारे में मैंने आपको बता रखा है बहुत बार पहले। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया गया है, मिन्हास उस सिराज है, मिन्हास उस सिराज ने जो है वो तबकात नासरी की जो है वो रचना करी है, ठीक है, और इसके अलावा इब्न बतूता रहला की रचना करी है, ठीक। इसामी जो है, इसामी ने क्या किया, इसामी का यहाँ पे जो है वो इनकी रचना जो है वो आपको मुझे बतानी है। और साथ में जो है क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता था, तो वो करते थे आपके नायब वजीर काजी या फिर आरिज़ ममालिक जो है वो करते थे। तो आपको पता हो तो ये जो है वो भाई साहब जो डी है आरिज़ ममालिक जो है वो ये करते, काजी का काम न्याय करना होता था, ठीक है, और वजीर जो है वो एक प्रधानमंत्री की हैसियत जैसे रखता था। 19 जो है देश में निम्नलिखित अभी अधिकांश जो है अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है, विजयनगर राज्य से संबंधित उपरोक्त कथन किसका था, तो ये सारे मेरे दोस्त जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर आए हुए हैं। आपको बताना कि ये कथन किसने कहा था, तो ये कहा था आपके जो अब्दुल रज़्ज़ाक भाई साहब आए थे, इन्होंने कहा था। ये किसके कार्यकाल के अंदर आए थे, तो ये देवरादित्य के कार्यकाल के अंदर आए थे। और जो नूनीज है ये पुर्तगाली यात्री था, फरनाओ नून्स जो है, नूनीज जो है इसका नाम था। 1535 से 1537 के बीच में ये आया था, ठीक है। और इसके अलावा जो है हमने एक और जो यहाँ पे ये देखा कि निकोलो कॉन्टी जो है ये 1420 के अंदर आया था एडी के अंदर, और विजयनगर साम्राज्य के अंदर ही ये आया था। देवराय द्वितीय के कार्यकाल से आया था, काल में आया था, और आया कहाँ से था, आया ये इटली से था। तो ये होगी निकोलो कॉन्टी की बात, हम चौथी बार डिस्कस कर रहे हैं। और डी बारबोसा जो है ये भाई साहब जो है दुआर्ते बारबोसा बोलते हैं इसको, बारबोसा, ये पुर्तगाली यात्री था, विजयनगर साम्राज्य 1501 के अंदर जो है लगभग आया था। तुल्लु वंश के जो वीर सिंह थे ना, उनके जो है कार्यकाल के अंदर ये डी बारबोसा जो हमें देखने को मिलता है आता हुआ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, तो निम्नलिखित में से किसका ये मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी होती है। ये किसने कहा था, ये जो है ऐसे कहने वाले जो महाशय थे जो इसामी हैं, इन्होंने ये वाली स्टेटमेंट दी थी। मैंने आपको कहा कि मिन्हास उस सिराज की जो बुक है वो तबकात नासरी है। याहिया बिन अहमद है, तारीख़ मुबारक शाही की रचना जो है, तारीख़ मुबारक शाही की रचना इन्होंने की है। और इसके अलावा जो है मैंने जियाउद्दीन वर्नी की बात करी थी, तो जियाउद्दीन वर्नी बी जो ऑप्शन है इसका, तारीख़ फिरोशाही और फतवाए जहांदारी, इन्होंने दो बुक लिखी है, तारीख़ फिरोशाही और फतवाए जहांदारी जो है इन्होंने इसकी रचना करी है।
अब आप क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये सिरे से गलत है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। उनका भारत में शासन तो था, परंतु अफगानिस्तान तक हमें जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग जो है करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है। हाँ जी है। और उसने जो है कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया था, बिल्कुल किया था। और उसने जो है सोने के सिक्कों का चलन समाप्त किया था, नहीं, इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। आपको पता है कि उनके समय में 3 प्रकार के सिक्के थे। उनमें जो है जैसे चांदी का रुपया, अशरफी हो गई आपकी, है ना, मतलब जो सोने का होता था। और फिर जो है एक टका जो है हम देखने को मिलता है हमें। मतलब उनकी मुद्रा पढ़ के जाना है, और उनकी मुद्रा का कंपैरिजन आता है आपका अकबर के साथ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। हमारे पास जो है सिर्फ बी और सी ठीक है, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों में से कौन सा सही उत्तर है चिन्हित करना है आपको पता होना चाहिए कि लड़ाइयाँ किस किस के बीच में हुई है। ये तो खनवा का युद्ध जो है बाबर और जो है राणा सांगा के बीच में आपको देखने को मिलता है। ये होता है 16 अप्रैल 1900 नहीं है, 1527 को होता है। ठीक है, कुछ भी सुन लेते हो यार। पालखेड़ का युद्ध जो है वो 28 फरवरी 1738 को होता है, और ये बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजाम के बीच में ये युद्ध हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला जो चौसा का युद्ध है वो 16 जून 1539 को देखने को मिलता हमें। आपको पता है शेरशाह और हुमायूं के बीच में ये युद्ध हुआ था, और हुमायूं जो हार गया था, भाग भी गया था। धर्मत का युद्ध जो है ये 1658 के अंदर देखने को मिलता है। होता क्यों है, शाहजहां के जो थ्रोन को या फिर जो सिंहासन है उसको पाने के लिए उसके अपने बेटे आपस में लड़ जाते हैं, और ये लड़ाई होती है लास्ट में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में जंग होती है। जंग में औरंगजेब विजयी होता है, और उसका जो है मतलब जो भी कार्यकाल रहा है। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब काफ़ी डिटेल हो जाती है वैसे तो ना करते। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो ये नहीं की गई थी तारीख फरिश्ता की रचना। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ा, ए ही सही हुआ। फिर भी हम डिस्कस करेंगे नीचे वालों को। ठीक है, तारीख फरिश्ता की जो रचना है मोहम्मद कासिम फरिश्ता के द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। तारीख शेरशाही की जो रचना है वो अब्बास सरवानी करते हैं। तारीख शेरशाही अब्बास सरवानी के द्वारा लिखी जाती है। तबकात अकबरी की जो रचना है ये निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों हर पेपर को हल करने की व्यवस्था ऐसी ही रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका एग्ज़ाम जरूर क्लियर होगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया। भाई जो प्यार करता है ना वो प्यार में लगभग सब कुछ जो है वो दांव पर लगा देता है। तो जहांगीर को प्यार हो गया था किससे, मेहरुन्निसा से। मेहरुन्निसा कौन थी, नूरजहां थी। और उनके प्यार के अंदर वो इतना पगला गए थे कि सब कुछ जो है वो उनके हिसाब से हो रहा था, और उसने जो है वो अपने सगे संबंधियों को जितना पॉसिबल हो सकता था उसने खुद भी जो है मदद किया, और जहांगीर तो उनके प्यार में था ही। तो ये बात हो गई। और आपको मैं बताऊं जहांगीर पूरे भारत का बादशाह था। ठीक है, उस समय, और जितना भी बड़ा साम्राज्य था रहा था मुगल साम्राज्य, और उसमें भी क्या होता है कि जो एक बादशाह भी जो है एक शादीशुदा महिला के प्यार में मतलब इस कदर खो गया कि बाद में उसने जो है वो मतलब खैर छोड़ो, वो अलग बात हो जाएगी। उन्होंने सर्वस्व समर्पित कर दिया था नूरजहां को। सारा कुछ जो है शासन कार्य नूरजहां जो है अपने से ऑपरेट करती थी, और उसने एक जुंटा ग्रुप भी बना लिया था। खैर बहुत हो गया इसका। ठीक है, अब हम लोग जो है क्वेश्चन इसका जो आंसर मैंने आपको बता दिया
क्या किसने बोला था ये वाली चीज? ये बोला था मुतमिद खान ने बोला था। क्या? मुतमिद खान ने, ठीक है। और अब्दुल हमीद लाहौरी, इनकी भी बुक्स का पता हो, इनायत खान ने क्या लिखा है, ये सारी चीजें आपको खुद भी करनी है। 25 क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही ढूंढना है, तो चार में से कोई एक ही होगा। मुगल कालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। फिर जो है मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था, वही तो सब कुछ चला रहे थे। ईरानी तुरानी और शेख ज्यादा अमीरों के बीच जो है सामाजिक विभेद विलुप्त हो गया हुआ था। नई विभेद जो है वो उस समय भी उनके पास जो है हमें देखने को मिलता है। इवन उत्तर मुगल काल के अंदर ये चीजें जो इसी को लेकर के जो है वो सिंहासन के ऊपर अदला बदली हुई है। डी जो है वे अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल सेवा में रहे थे उन्हें खानाजाद कहा जाता था। हाँ, ये कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 26 दिया गया है हमारे पास। 26 में क्या बोला गया है कि मिलान करना है, किसके साथ मिलान करना है? सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। ओके, तो फ्रैंको वर्नियर के बारे में अगर मैं बात करूं, इनका मिलान हो जाएगा सीधा 4 के साथ। बोला क्या है कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक जो मतलब ये एक डॉक्टर, ठीक है, जो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया तथा जिसकी ये मान्यता थी कि भारत में शासक ही समस्त भूमि का स्वामी होता है। इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा ए का। टेवर्नियर जो है ये भाई साहब क्या बोलते हैं, इनकी क्या धारणा है? ये कहते हैं कि एक फ्रांसीसी यात्री था ये टेवर्नियर, आपको पता है, व्यवसाय से जौहरी था, जो हीरा और ये जो मतलब कीमती धातु होती है उनको जो मिस्त्री होते हैं ना उनको बोलते हैं जौहरी, ठीक है। और शाहजहां था औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था, बिल्कुल सही है। ए बी का बी के साथ 1-2 के साथ ही हो जाएगा बी का। पेलसार्ड जो है इनका जो मिलान है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ। बोलता क्या है कि एक डच यात्री था ये जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो ये चीज वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने कहा कि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बन रहे हैं। रॉल्फ फिच जो है इनका संबंध जो है ऑप्शन 3 से है। एक अंग्रेज यात्री जो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। इस तरीके से जो इसका आंसर है वो निकलता है ए 4, 2, 1 और 3। और इसी तरह जो है हमारा 27 क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सूची 1 का संबंध सूची 2 से दर्शाना है हमें। और ये फोकट के नंबर होते हैं, अगर आपको एक भी आता है ना तो कभी कभी एक से भी हल हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनका पॉइंट से जो है वो JRF रह जाता हूं, और एक बार मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। होता क्या है, पहले हम लोग नेट के लिए तरस रहे होते हैं, और जब आपको पता चले कि आपका नेट हो गया आप बहुत खुश होते हैं। फिर आपको JRF की जो है वो कट ऑफ देखते हैं और देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो 1% भी नहीं, 0.25, 0.75 कुछ इस तरीके से रह जाए, तो जो नेट होने से भी ज्यादा दुख इस चीज का लगता है कि JRF रह गया, ठीक है। तो ये व्यवस्था जो है वो रहती है, सबके साथ होता है। हम सब मतलब मानव ही है और आशाएं उम्मीदें रहती है सबको, ठीक है। अब जो है 27 क्वेश्चन का हमें क्या करना है, मिलान करना है, ठीक है। तो मिलान जो है इजारा का जो सही ऑप्शन के साथ मिलान होगा वो होगा 2 के साथ। लगान को ठेके पर देने की प्रथा थी, ठीक है, इसमें लगान को ठेके पर दे देते थे, लगान होता था कर, ठीक है। हासिल का संबंध किससे है, तो हासिल मैंने तुम्हें हासिल कर लिया, ये है मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली, ठीक है। मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान की वास्तविक वसूली। गल्ला बख्शी का जो संबंध है ये भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका गल्ला बख्शी, ठीक है। गले में क्या करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं ना, तो ये वही व्यवस्था है, ठीक है। नाबूद का जो संबंध है, नाबूद नामुराद, ये नाबूद का संबंध किससे होगा, वे क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो, तो इसका संबंध 3 से हो जाएगा। और हमारा संबंध जुड़ जाएगा ऑप्शन नंबर बी से, ठीक है। तो आप अगर थक गए हैं तो बीच में
आराम भी कर सकते हैं 1-2 सेकंड के लिए, है ना। सेकंड के लिए बोल रहा हूँ, मिनट के लिए नहीं, फिर तो है रिदम टूट जाएगी, ठीक है। अब हम लोग 28 क्वेश्चन पे आते हैं। कथन है और तर्क दिया गया है। सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, तो ये नहीं था आपका क्या बोल रहा है, ए सही नहीं है, ठीक है। इसका संबंध सही नहीं है, सैन्य दृष्टि से अलंकृत नहीं था भाई साहब, उसके दम पे ही उसने सारे कांड किए थे, ठीक है। तर्क क्या दिया गया है कि वे मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था, तो ये आर सही है, क्योंकि आपको पता है शिवाजी को जो है भले उन्होंने पकड़ लिया हो पर वो भाग गए थे, ठीक है। आपको आर सही है आपका, ए गलत है। ऐसी कौन सी व्यवस्था यहां है, वो है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी है। और 29 जो है, मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वे अच्छी थी अथवा बुरी थी, ये दूसरी बात है। ये कथन किसने बोला था, तो कथन से हमेशा एक आधा क्वेश्चन फंसता है भाई साहब। और मैं आपको बोलूं कि कभी कभी क्या होता है ना, हमेशा हम सोचते हैं कि हम तुक्के से पास हो जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, मुझे भी किसी ने बताई थी, जब मैं एक आईएएस थे, पर उन्होंने पीसीएस ज्वाइन किया था, डायरेक्टर थे एपा के। उन्होंने कहा कि आप ना गलती से फेल हो सकते हो, गलती से आप पास नहीं हो सकते हो, गलती से फेल हो सकते हो। मतलब सच्चाई होती है, जब हम पेपर करके आते हैं, सर पकड़ते हैं बाहर आकर कि यार भाई इतने क्वेश्चन जो है वो आते थे, परंतु उस समय ध्यान नहीं रहा और गलत हो गए। तो ऐसी व्यवस्था आपके साथ ना हो, कूल माइंड के साथ जो है वो जाना है। और हमारे जो संस्कृति है या फिर हमारे शास्त्र है, वहां पे भी क्या करते हैं, जब हम अच्छा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, तो दही और साथ में जो है दही मीठा खिलाते हैं सुबह, ठीक है, दही शक्कर। उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि दही से क्या होता है, दिमाग शांत रहता है। उसके पीछे की साइंस है, धर्म मानो ना मानो पक्का दही पी के जाना, ठीक है। पर शिमला वाले मत पीना, वहां पे बहुत ठंड होती है, ठीक है। 29 क्या है, इसमें बोला गया है कि मुगल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वे अच्छी थी अथवा बुरी थी, वे दूसरी बात है। ये कहा था आपके जेएफ रिचर्ड्स जो है, इन्होंने कहा था। इरफान हबीब बहुत प्रसिद्ध लेखक है हिस्ट्री के, अभी भी लोग इनको पढ़ते हैं। और सतीश चंद्रा को तो आप मेडिवल मॉडर्न के लिए जो है वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। जदुना सरकार की बुक जो है आप आपको फॉलो करते ही करते हैं, जो लोग तैयारी करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 30 में भी हमें संबंध जो है स्थापित करने हैं, बड़े ज्यादा संबंध स्थापित हो रहे हैं आज तो। शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय शासन के विभागों के नाम बताने हैं। शिवाजी कौन थे, मराठा थे, उनके विभागाध्यक्ष कौन कौन होते थे, तो वही व्यवस्था जो है रामायण जितनी जैसी जैसी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे जो शिवाजी के जो शासन के विभाग थे, सिलाई के राज परिवार एवं दरबारी मामलों से संबंधित विभाग, तो ये विभाग में मंत्री, ठीक है। विदेशी मामलों से संबंधित विभाग जो था, इसका जो कार्यभार होता था वो होता था आपका सुमंत के ऊपर, ठीक है। और फिर जो है शाही पत्र विभाग संबंधी विभाग, तो ये विभाग जो था आपका, ये था सचिव के पास, ठीक है। वित्त विभाग आपको पता अमात्य हुआ करते थे। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इनके संबंध स्थापित होंगे, बी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे 2, 3, 4 और 1। और फिर 31 है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ एवं अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे। 31 है हमारे पास, तो इसका ये जो है वो गलत हो जाएगा। इस काल के मुगल राजनीतिज्ञ और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे और उन्हें साम्राज्य की नीति में कोई रुचि नहीं थी। जी बिल्कुल, सच में कुछ ऐसी व्यवस्था 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हमें देखने को मिलती है। ये ऑप्शन जो है आपको पता है, वहां पे कुछ ही टाइम में जो है वो सैयद बंधु ने इतने सारे लोगों को जो है वो सिंहासन पर बिठाया है, और जो लोग बहुत फूट पड़ गई थी। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए गलत और आर सही, ठीक है। तो इसका संबंध 31 का यहाँ हो गया।
अब 32 क्वेश्चन जो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध उत्तरार्ध में भारतीय पूंजीवादियों के हाथ में मात्र कौन सा प्रमुख उद्योग था? तो छोटा मोटा उद्योग रहा होगा कोई, ठीक है। कपास से निर्मित कपड़ा का उद्योग जो है वो हमें सही लग रहा है और यही सही है, तो लॉक कर दिया जाए। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 33 जो है देखते हैं कि महाराष्ट्र के एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, तो महाराष्ट्र का एक युवा जिसने पंजाब के क्रांतिकारी जो आंदोलन है उसमें भाग लिया था, वो थे भाई ये जो पूजनीय राजगुरु जो है ये थे। और 34 जो है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनैतिक डकैतियों का लक्ष्य सरकारी धन को प्राप्त करना है? ये कहना था राम प्रसाद बिस्मिल का। और सूर्य सेन ने क्या किया था? मैंने आपको बताया था कि क्रांतिकारी नेता थे और इन्होंने क्या किया था? गोली मार का, और जो मतलब क्या एक आर्मरी जो है वो एक स्ट्राइक की थी और वहां से जो है वो चिटगांव के अंदर जो है उनको क्या किया था? लूट लिया था पूरा का पूरा असला बारूद अंग्रेजों का। समझ में आई बात? अब जो है आपको अगला क्वेश्चन 34 है। महाराष्ट्र के एक युवा जिसने नहीं 34 तो हो गया हमारा। निम्नलिखित में जो है निम्नलिखित को कालानुक्रम अनुसार जो है वो व्यवस्थित करना है 35 को। तो इसमें क्या बोला गया है? क्रमबद्ध कीजिए। तो मिंटो, जॉनशोर, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, इसके बारे में हमें आज पढ़ना है, थोड़ा सा इसको विस्तार पूर्वक करेंगे। पहले तो जो है नंबर 4 पर आएगा आपको, नंबर 1 पर आएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स। आपको पता है पहला नंबर था इसका, ठीक है। उसके पश्चात कब से 1773 से 1785 के बीच में रहा है रेगुलेटिंग एक्ट जो है पहली बार सरकार का हस्तक्षेप 1773 के अंदर हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको कल पढ़ाया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, उसमें जो है कलकत्ता वगैरह के अंदर जो है वो एक सेंट्रल जो है या फिर जो है केंद्रीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना में देखने को मिलती है, एलिजाम पे बैठते हैं। रोहिला वार जो है 1774 के अंदर हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट मराठा वार जो है हमें देखने को मिलती है और उसके पश्चात सालवाई की संधि भी हो जाती है 1782 के अंदर, ठीक है। सेकंड मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 हमें देखने को मिलता है। और फिर क्या होता है? एक मैंगलोर की संधि होती है, आपको ये भी जो है पता होना चाहिए। तो वारेन हेस्टिंग्स की कुंडली हुई खत्म। अब हम क्या देख रहे हैं? दूसरा नंबर किसका लगाते हैं? दूसरा नंबर जो है हमें देखने को मिलता है नंबर 3 पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो 1786 से लेकर के 1793 तक रहते हैं। सबसे जो बड़ी बात हमें याद आती है वो आती है परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था इन्होंने करी थी लगान के लिए। फिर हमें क्या याद आता है कि उसमें क्या था परमानेंट सेटलमेंट में? उसमें जो है सनसेट का सिद्धांत था कि सूर्य डूबते तक अगर आपने तय समय पर रकम जमा नहीं करी तो आपके साथ क्या किया जाएगा? आपकी भूमि को हड़प लिया जाएगा। फिर अगला जो ऑप्शन है जॉन शोर जो है इसके बाद जो है जॉन शोर आते हैं और उसके बाद लॉर्ड मिंटो आते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 2 आते हैं। आज हम जो है जिसकी बात कर रहे हैं ट्रीटी ये रहे हैं 1807 से लेकर 1813 तक, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो है आपको ये लास्ट में ही है तो इसकी ही बात हो रही है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर इनके समय में मुख्य काम हुआ है 1809 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने जो है 1809 में जो है शासन किया था। मतलब लॉर्ड प्रथम की बात हो रही है फिर तो ये मिंटो की, है ना। अब हमें क्या देखना है? इसका ऑप्शन देखना है। ऑप्शन नंबर डी जो है 4, 3 और 2, 1 इसकी व्यवस्था सही बैठेगी। अब हमें 36 का आंसर ढूंढना है। 36 क्या बोल रहा है कि पूर्वी ज्ञान यूरोपीय ज्ञान से घटिया है। ये किसकी टिप्पणी है? ये टिप्पणी करी थी लॉर्ड मैकॉले ने कि पूर्वी ज्ञान, वो क्या बोलता था? उसने बोला था कि अगर भारतीयों के ऊपर शासन करना है भाई लोग तो क्या करना पड़ेगा? ये उसकी अपनी पार्लियामेंट की स्पीच है। तो पहले उनकी संस्कृति को नष्ट करना पड़ेगा। वो इतने रिच हैं संस्कृति भाई कि उनके ऊपर अगर उनको ये एहसास नहीं दिलाया कि उनका संस्कृति हमसे जो है वो तुच्छ है तो वो क्या उनके अंदर जो है उनके ऊपर हम लोग जो उनके स्वाभिमान को हम नहीं जीत पाएंगे। ऐसा ही उसने किया भी, उसकी सजा हम आज भी भुगत रहे हैं, ठीक है।
37 क्वेश्चन जो है नवराष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है, तो ये गर्म दल को जो है वो कहा जाता था। क्या कहा जाता? नवराष्ट्रवादी। ठीक है, गर्म दल को कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नरम दल के अंदर दादा भाई नौरोजी और ये सारे लोग थे। ठीक है, इसी के बेस पर 1907 के अंदर आपको सूरज स्प्लिट देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो मॉडर्न तो आपके टिप्स पर हो तो बहुत बढ़िया है। क्रांतिकारी में आप जो है वो HRA को रख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो ये मैंने आपको अभी सूर्य सेन पढ़ाए और भी बहुत सारे जो है भगत सिंह, इन सबको जो है आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग जो है वो आते हैं वापिस कहाँ पे, 38 क्वेश्चन पे। पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान जो है किसने स्थापित किया था, तो पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये स्थापित किया था आपके कर्जन ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने स्थापित किया था। और इसके अलावा जब मैं लॉर्ड रिटन की बात करता हूं तो इनका थोड़ा सा जान लेते हैं। 1876 से लेकर के 1880 तक इनका कार्यकाल रहता है। बर्नाक्यूलर जो एक्ट है, प्रेस एक्ट, वो इनके कार्यकाल में आता है 1878 के अंदर। बर्नाक्यूलर से प्रेस जो हमेशा एक प्रश्न आता है। इसके अलावा इनका क्या काम था, इन्होंने जो है आर्म्स एक्ट लाया, भारतीयों को हथियार रखने की मनाही की गई। सेकेंड अफगान वार इनके 1878 के अंदर ही हुआ। क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि इन्होंने दी, तो लॉर्ड रिटन हो गए खत्म। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं भाई लॉर्ड रिपन आते हैं। लॉर्ड रिपन का जो संबंध है ना, ये इन्होंने 1882 के अंदर क्या हटाया था आपका, इन्होंने हटाया था बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट हटाया। उसके पश्चात जो है फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट लाते हैं 1881 के अंदर। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये 1882 के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है। तो अगर कोई पूछे कि स्थानीय सुशासन के जो पिता है वो कौन है, तो वो है लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब जो है कर्जन के बारे में तो हमने चर्चा करी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस मिंटो के ऊपर। ये मिंटो दूसरे लिए हमने। ठीक है, ये 1905 से लेकर के 1910 में रहे। पहला काम इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का किया, क्योंकि 1906 के अंदर जो है स्थापना होती है किसकी, स्थापना होती है मुस्लिम लीग की। और वो क्या करती है, ये मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 के अंदर। फिर उसके आधार पर जो है ये व्यवस्था की जाती है कि मुस्लिमों को मुस्लिम ही वोट देंगे। ठीक है, सांप्रदायिक जो है चुनाव प्रणाली का इंट्रोडक्शन जो है ये हमें यहाँ पे देता है। और उसके बाद जो है इसका और घिनौना कृत्य क्या है, वो है हमें जो है सूरज स्प्लिट इसमें देखने को मिलता है। स्वदेशी मूवमेंट तो 1905 से 1911 तक चला ही था। ठीक है, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो है जिसमें उन्होंने मुस्लिमों के लिए व्यवस्था करी थी, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत लंबी बात होगी इनके ऊपर, इतनी तो इनकी पर करे कांड तो बताना पड़ेंगे। ठीक है, अब हम लोगों को जो है क्या देखना है, 39 क्वेश्चन देखना है। इसका जो है अकाल आयोग 1899 जो है ये था मैकडोनल्ड। ठीक है, हमने पिछली में पढ़े थे, एंथनी मैकडोनल्ड जो है इनका संबंध था ये 99 वाले से। रेलवे आयोग 1901 का जो संबंध है वो थॉमस रॉबर्टसन से था। सिंचाई आयोग जो है 1901, इसका जो संबंध है ये है आपका सर कॉलिन स्कॉट मॉन्ट्रिफ। ठीक है, और विश्वविद्यालय आयोग 1902, तो इसका जो संबंध है थॉमस रेले से है। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे हमारा संबंध स्थापित करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ऑप्शन ए के साथ, कूट ए के साथ चलते हैं। 3 1 और 4 2 हमारा सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात अगर हम करें तो निम्नलिखित कवियों में से किसने रूसी क्रांति 1917 के अभिनंदन में कविता लिखी थी। तो कविता लिखने में जो ये माहिर थे ये थे आपके सरोजनी नायडू जी जो थे, ये नहीं 40 की बात कर रहे हैं हम लोग, ये थे सुब्रमण्यम भारती। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 40 की, तो ये सुब्रमण्यम भारती है, सरोजनी नायडू ने नहीं लिखी थी। मोहम्मद इकबाल ने क्या किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन कौन सी रचनाएं करी। धरासना जो है वो सॉल्ट सत्याग्रह को किसने लीड किया,
पहली बार जो है सरोजनी नायडू कब जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करती है, 1924 के अंदर, 25 के अंदर, ठीक है, महात्मा गांधी के ठीक बाद। तो ये सारी चीजें ना आपके टिप्स पे होनी चाहिए और आपको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि इनको हम दूसरी तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जब तक आप कर लेंगे पूरी की पूरी, आपको सारी क्लियर जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, 41 है, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ढाका अनुशीलन समिति की जो स्थापना है 1905 के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो ये पुलिन बिहारी दास थे, नवंबर 1905 में इन्होंने ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूं, निम्नलिखित में से ये कथन किसका है? तो ये कथन था आपका जो महात्मा गांधी है, इन्होंने ये कथन कहा था। बीडी सावरकर, इंडिया हाउस से इनका संबंध है। और जो चापेकर जो जब जो है एक नासिक के अंदर हत्या हो जाती है प्लेग अधिकारियों की, ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी, उनसे इनका संबंध जुड़ता है। मदनलाल ढींगरा से इनका संबंध जुड़ता है। तो फिर ये बहुत लंबे समय तक जो है वो काला पानी के अंदर रहते हैं। ये पहले थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, ठीक है। और बीजेपी के लोग इनको बहुत मानते हैं, ठीक, और हिंदू महासभा से ये जुड़े हुए थे। तो ये बात होगी इनकी, ठीक है। अब सुभाष चंद्र बोस की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की जो है वो कमांड संभाली थी। 1938 और 39 में 2 बार जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता करी और फिर रिजाइन भी दिया था। और इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, ठीक है। और गांधी जी को पहली बार बापू इन्होंने ही कहा था, ठीक है, राष्ट्रपिता। अब हम लोगों को क्या करना है कि 43 का आंसर ढूंढना है, ज़्यादा लंबा नहीं जाना है, ठीक है। और इनकी जो एक बार और जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, इनकी जो जीवनी है या फिर ऑटोबायोग्राफी, उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, एन इंडियन पिलग्रिम्स जो है, एन अनफिनिश्ड जो है ऑटोबायोग्राफी इनकी जो है ये है। और 43 है, 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का प्रारंभ जो है किस लक्ष्य को लेकर हुआ था? तो ये हुआ था महिला शिक्षा में वृद्धि को लेकर के, ठीक है। और ये चीज़ें तो हमें अभी तक नहीं मिली है, ठीक है, ये तो मिल गई थी पहले ही। तो 44 का जो आंसर है ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में महिला मताधिकार की मांग के लिए लंदन जाने वाले शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था सरोजनी नायडू जी ने, ठीक है। और एनी बेसेंट के बारे में मैंने आपको कहा है कि उनके बारे में हर चीज पता हो। सुचेता कृपलानी कौन थी, सरला देवी कौन थी। बहुत छोटे काम है और बहुत इजी है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं उनको, आपको खुद करना है, बार बार रिमाइंडर दिला रहा हूं आपको, ठीक है। अब निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन प्लान के संबंध में कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो इसे स्वतंत्र पाकिस्तान के निर्माण की मांग को रद्द कर दिया था, सही नहीं है। तो हमें पता है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया था। इसने भारत के कॉमनवेल्थ से नाता तोड़ने के अधिकार को मान्यता दी थी, तो ये भी जो है वो सही है। तो हमें इसके ऊपर भी टिक करना है। भारतीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भारतीय होंगे, ये तो कोई पूछने वाली बात है। इसने संप्रदाय पर नेतृत्व की गुंजाइश जताई थी, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका हो जाएगा, क्योंकि तब तक बैकफुट पे आ चुके थे अंग्रेज, ठीक है। अब 56 का जो आंसर है, भारत और पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत समझौते पर किस समस्या को हल करने के लिए 1950 में हस्ताक्षर किए गए थे? तो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए इन लोगों ने आपस में हस्ताक्षर करे थे। हालांकि ये समझौता सफल जो है ये तो हो गया था, उससे पहले जो है वो कुछ और कोशिशें हुई थी, उनको हम आगे पढ़ेंगे 1947 से पहले, ओके। अब जो है 47 का जो आंसर है, किस राज्य में पंचायती राज को सर्वप्रथम लागू किया गया है? पंचायती राज से क्वेश्चन हमेशा बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो लिख करके ले लो कि कोई भी बहुत रेयर होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पंचायती राज से क्वेश्चन ना बने। तो ये जो है पहली बार कहाँ लागू किया गया था? ये लागू किया गया था
नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है आपके कहाँ है, ये राजस्थान के अंदर जो है वहाँ से लागू किया गया था, ठीक है। और राजस्थान के अंदर अब इलेक्शन भी हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर भी हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या व्यवस्था है वहाँ की। ब्लैक डेथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर से ये पूछना हमें। तो ये है आपका खून चूसने वाले पिस्सू जो काले चूहों पर रहते थे ब्लैक डेथ के फैलने के लिए जिम्मेदार थे, बिल्कुल नहीं। प्लेग को ब्लैक डेथ कहा जाता है क्योंकि इससे जानलेवा काली सूजन जो है हो जाती है, जी बिल्कुल सही है। पहला भी सही था, दूसरा भी सही है। एक भयानक रोग जो है एक भयानक रोग 15वीं शताब्दी में एशिया से यूरोप में फैला, तो ये जरूरी नहीं है कि ऐसी कुछ व्यवस्था हुई हो, तो ये सही नहीं है। लोगों का विचार था कि ईश्वर ने उनके पापों की सजा देने के लिए उस ब्लैक डेथ को भेजा। गांधी जी ने कई बार जो है वो बिहार के संबंध में इस चीज को बोला भी था, जब इतने लोग मरे थे, तो ये ईश्वरीय प्रकोप की संज्ञा जो है कुछ दी जाती थी इस तरीके की, है ना। और उस टाइम क्या आज भी लोग मानते हैं कि जब कोरोना फैला है तो ये भगवान ने सजा दी है कि नहीं। हाई तो लोग स्वस्थ तो रहते नहीं है। अब निम्नलिखित दो कथन जो है दिए जा रहे हैं, जिनमें से प्रथम को अभिकथन ए और द्वितीय को अभिकथन तर्क आर कहा जाता है। अभिकथन ए है सभ्यता अपने सभी विविध पक्षों से इतिहास की विषय वस्तु बन जाती है, तो ये कथन जो है सही है। इतिहास के प्रति ऐसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण इसे सभ्यता की जीवनी बना देगा, तो ये भी सही है। तो दोनों सही हो गए, तो फिर जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि सब कुछ सही है, तो यही होगा, है ना, दे भी रखा है। 50 जो है पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता ही है। ये कथन किस मध्य युगीन इतिहासकार का है, तो ये इब्न खल्दून ने जो है वो कहा था। तो ये कथन जो है एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है जो टफ हो। मिनाज सिराज अल-बरौनी, ठीक है, और तारीखे हिंद की जो है हम चर्चा कर चुके हैं। जलालुद्दीन बर्नी के ऊपर हम लोगों ने 2 बार चर्चा करी है, अब आपको इसके ऊपर खुद चर्चा करनी है, मतलब खुद लिखना है। और इसी के साथ हमारा जो आज का ये पेपर है ये समाप्त हो जाता है। और मेरी आपसे एक विनती है और एक सजेशन है, वीडियो को जो है चाहो तो सुन लो अभी, चाहे ना सुनो, अब आपका अधिकार है, पर फिर भी जो है एक सजेशन है आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी, कि जब आप तैयारियां कर रहे होते हैं ना, तो सब लोगों की दृष्टि आपके ऊपर होती है और एक स्टेज पर आकर के जो है वो आपको थकान होने लगती है और दर्द होने लगता है, रिजल्ट नहीं आते हैं और क्या होती है, निराशा जो है वो घर करने लगती है हमारे अंदर। उस स्थिति के अंदर जो है सबसे अपने आप को काम रखने का, कूल रखने का क्या तरीका हो सकता है कि सबसे कम एक्सपेक्टेशन रखें, ठीक है, अपने आप से। दूसरी बात क्या कर सकते हैं आप उस स्थिति के अंदर कि जो आप कर रहे हैं वो किसी को ना बताएं कि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप एचएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब निकल भी जाता है ना, तब भी नहीं बताना है जब तक फाइनल सिलेक्शन चीजें रिजल्ट के रूप में सामने ना आए। उससे एक चीज जो है वो ये रहती है कि आपको जो है वो आंसरेबल नहीं होना पड़ता है, कुछ भी बोल दो, बात को टाल दो, या फिर जो है मतलब बदतमीजी के साथ उनके साथ ऐसे थोड़ा रूखा बिहेव कर दो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और स्पेशली रिश्तेदारों से बहुत दूर रहो। इन सारे मामलों के अंदर जो है वो सबसे पहले वही प्यार प्यार से सवाल पूछ पूछ के हेडेक शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अपने मन की करो और छुपा कर करो, मतलब मत बताओ यार, क्यों बताओगे आप, आपकी मेहनत है, रात को आप जाग रहे हैं और अपना नींद आप जो है वो सेक्रीफाई कर रहे हैं, अपना चैन मजा सब आप जो है वो सेक्रीफाई कर रहे हैं। इस जवानी भरी जवानी के अंदर जब लोग जो है वो पविंग कर रहे हैं और जो है वो मौज कर रहे हैं और उसमें हम लोग जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है, हमारी निजता है कि हम किसको बताएं किसको ना बताएं, ये हमारी इच्छा है। आपके लिए भी सजेशन है और खुद के ऊपर भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश जो है मेरी हमेशा रहती है, आपको भी करनी चाहिए। तो इस चीजों को जो है वो प्रेशर ना बनने दें, और तब नहीं बनेगा जब जो है ये बात सिर्फ आप तक रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।